हेलो स्टूडेंट्स, कल जो लास्ट क्लास में अपन ने क्या था, ये रिलेशन ड्राइव किया था अपन ने, है ना। ये क्या है, अगर कोई एन साइड का रेगुलर पॉलीगन हो तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने कहा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो जो ये एंगल है पाई बाई एन, क्या ये जीरो की तरफ जाएगा? एन यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो छोटा बड़ी टर्म में डिवाइड होगा, छोटा होता चला जाएगा ना। अच्छा, दूसरा जो पॉलीगन था, इसकी एक साइड आपने ए मानी थी तो एल बराबर कितना हो गया था आपके पास? एन है, एन साइड थी। तो जो ये साइड है क्या ये टेंस टू जीरो हो जाएगी? यस सर। यानी ये रेगुलर पॉलीगन देखो ऐसा बनेगा, हर साइड एकदम छोटी, फिर मुड़ जाएगा, फिर मुड़ जाएगा, फिर मुड़ जाएगा, एकदम छोटी छोटी। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्किल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? यानी इतने बड़े, ये कॉर्नर आपको दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लाइन यहाँ तक स्ट्रेट है। अगर ये लाइन बहुत छोटी होगी, यहीं से मुड़ गया, यहीं से मुड़ गया ऐसा, तो आपको एक कॉर्नर दिखाई नहीं देंगे, ये बन जाएगा आपका सर्किल। क्या बन जाएगा? सर्किल। मान लीजिए ये सर्किल की रेडियस r है, मान लीजिए सर्किल की रेडियस r है, तो क्या लेंथ की वैल्यू 2πr बन जाएगी? अगर n इन्फिनिटी हुआ तो जो लेंथ होगी जो अभी n में हुआ करती है, पूरी साइड n है और हर साइड a लेंथ की है, तो l इक्वल टू n है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, दिस पॉलीगन टर्न्स इनटू अ सर्किल। मान लीजिए सर्किल की रेडियस r है तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2πr। ठीक है, चलिए, तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी नेट की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? बी नेट n स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन पाई। एल की वैल्यू रख दीजिए 2πr, यहाँ पे r जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस है। ठीक है, अच्छा, अगर एंगल बहुत छोटा हो, टेंस टू जीरो हो, तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? सिर्फ थीटा, यानी पाई बाई एन। और साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? इसको भी थीटा लिखा जा सकता है, यानी पाई बाई एन। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। 2n है, इधर n स्क्वायर है, कैंसिल। यहाँ पे पाई और पाई, यहाँ पे 2 पाई है, कैंसिल। आपके पास जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये बी नेट। किसी भी सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट चल रहा है, उसकी अगर रेडियस r है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है जी, चलिए जी, चलिए और देखिए, तो अपन जो ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो स्ट्रेट वायर का निकाले ना। पहली एप्लीकेशन थी जो बायो-सावर्ट्स लॉ थी, उसकी पहली एप्लीकेशन क्या थी? आपके पास स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना। डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था, नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। बाकी आप रिजल्ट आप उसका याद रख लेंगे। ठीक है, कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, उसके स्पेशल केस भी देखिए थे आपने, इनफाइनाइट वायर, सेम इनफाइनाइट वायर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। उसके बाद एक दो स्ट्रेट वायर के कारण आपने क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद आपने ये पॉलीगन वाला भी किया है। ओके, अब इस पॉलीगन में n की वैल्यू रख दीजिए, 3 रख दोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, 4 रख दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, 5 रख दोगे तो पेंटागन बन जाएगा। तो ये रिजल्ट जनरल है, ये सभी जो रेगुलर पॉलीगन्स होंगे सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट याद रख लीजिए। चलो भाई, सेकंड जो एप्लीकेशन है, बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज करके मुझे एक ये सर्कुलर कॉइल है, इंपॉर्टेंट है भाई, सीबीएसई में पूछा जाता है ना। ये एक सर्कुलर लूप है, मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये इसका सेंटर है। क्या ये इसकी एक्सिस होगी? ठीक है, इस सर्किल की तो सेंटर से ये लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर टू दिस, ये वाली लाइन, ये होगी इसकी एक्सिस। अच्छा, ये इसकी एक्सिस है, तो इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे, ये r रेडियस का मान लीजिए, इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके कारण, इस सर्कुलर लूप के कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण। अच्छा जी, अब कैसे निकालें? बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज करके। बायो-सावर्ट्स लॉ किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है? एक छोटे से एलिमेंट के कारण। ठीक है, अच्छा, अब वो इसके कारण निकालने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा 3D में बना देता हूँ। देखो ऐसा,
ये भाई ऐसे है ना, जो लूप ऐसे था ना, ऐसे, इसको मैंने यूं उठाया और यूं पलट दिया तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। ये सेंटर है और ये होगी इसकी एक्सिस, ये अंदर वाली साइड है, ये बाहर वाली, यानी लूप इस टाइप से रखा हुआ है। ये जो साइड है ये बाहर वाली है ऐसे, और वो वाली साइड है वो अंदर वाली। कहो तो मैं इसको डॉट लाइन से बना देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि ये अंदर की तरफ है। चलो अब देखो लूप समझ में आया ना। जैसे ये लूप है, इसको मैंने ऐसे रख रखा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये सेंटर हो गया और ये सेंटर से ये एक्सिस हो गई, एक्सिस के किसी पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए ये आर एक्स डिस्टेंस पे है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर। तो सबसे पहले लूप को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में अपन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा स्मॉल एलिमेंट में मान लीजिए आपने ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट, तो इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा होगा, इधर जा रहा होगा ना करंट पीछे से। तो ये है तो ऐसा ना, ये लूप ऐसे है, तो करंट आपने जो माना है ये ऐसे माना है ऐसे। तो जो ये ऊपर वाला एलिमेंट आपने छोटा सा ये एलिमेंट तोड़ा है, देखो वापस से देखो, ये लूप ऐसे है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है और करंट आपका जो फ्लो हो रहा है ये बाहर वाली साइड है, ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे। अभी ऊपर छोटा सा एलिमेंट लिया तो इसमें करंट यूं जा रहा होगा, यूं ना, तो ये करंट की डायरेक्शन है। अच्छा यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने दिया, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ध्यान है 3D में बना हुआ है तो वापस लग रहा है एलिमेंट ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये टेढ़ी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा ये इसका सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो इस एलिमेंट से आपने यूं जोड़ा, तो देखो ये लाइन ये और ये टेढ़ी वाली लाइन ये वाली। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है कि थंब को तो कर लो करंट की डायरेक्शन में, और करंट किधर है भाई, एकदम बाहर की तरफ है, ये यू वर्टिकल इधर प्लेन से बोर्ड का जो प्लेन है जस्ट बाहर आ रही है ना, इस डायरेक्शन में आप थंब कर लीजिए और फिंगर को कर लीजिए सभी को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डायरेक्शन। देखो करंट तो इधर ही आ रहा है और ये जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी तरफ आपने फिंगर कर लिया, इस लाइन का लोग कर ली, तो पाम के परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द डायरेक्शन। ये इसके कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ऐसे सभी छोटे छोटे एलिमेंट के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उनका सम करोगे तब आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ऐसे सभी एलिमेंट्स को इनफाइनाइट एलिमेंट्स में ब्रेक कीजिए, उसके बाद सभी का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और सभी का सम कीजिए। अब आप गौर से देखो, जब आप स्ट्रेट वायर का निकाल रहे थे तो सभी एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही थी, तो आपने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया था। यहाँ पे देखो अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता, ये वाला एलिमेंट लेता, तो देखो ऊपर से करंट क्यों आता, नीचे से अंदर की तरफ जाता, इधर करंट की डायरेक्शन होती है ये, और आप इसको इससे जोड़ते तो इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते, तो देखो थंब जाता अंदर की तरफ, ये फिंगर ये, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नीचे की तरफ इस लाइन के पकड़, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अच्छा जी, अब क्या सभी एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में नहीं आ रही, तो अपन को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सभी को दो डायरेक्शन में डिवाइड कर लेना चाहिए? यस सर। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा डीबी कोस थीटा और इसका भी कितना आएगा डीबी कोस थीटा। अच्छा इसका इधर कितना आएगा डीबी साइन थीटा और इसका इधर कितना आएगा डीबी साइन थीटा। अच्छा ये दोनों एलिमेंट, इस एलिमेंट ने कितना जनरेट किया डीबी, इसने कितना जनरेट किया डीबी। अच्छा इनके डीबी कोस थीटा तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं और डीबी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? यस सर। अब देखो सिमिलरिटी से बोल सकते हो जितने पॉइंट ऊपर है इस हाफ रिंग के उतने पॉइंट नीचे हैं, ऐसे सभी एलिमेंट्स के डीबी साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सभी के जुड़ेंगे क्या डीबी कोस थीटा। क्या सभी डीबी कोस थीटा की डायरेक्शन ये आ रही है? यस सर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन का तो टोटल कैंसिल हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एक तो इधर। तो जो कॉइल होती है उसके कारण एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, किधर होता है अलोंग द एक्सिस, है ना।
जैसे मैं ये कॉइल मांगूंगा, इसका सेंटर है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहे किधर भी हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो करंट की डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा। अपन ने करंट की डायरेक्शन ये ली है तो उधर आ रहा है ना, पर रहेगा अलोंग द एक्सिस, ऐसे नहीं आ सकता इधर इधर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, अलोंग द एक्सिस। अच्छा दूसरी बात, हर एलिमेंट कितना जनरेट कर रहा है, डीबी, पर कंट्रीब्यूट कितना कर पा रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड में, डीबी कोस थीटा, कितना डेवलप कर पा रहा है, डीबी कोस थीटा। तो यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डीबी को ऐड करना पड़ेगा या डीबी कोस थीटा को, सर डीबी कोस थीटा को, है ना, क्योंकि डीबी साइन थीटा तो कैंसिल हो रहा है। जनरेट कितना है इस एलिमेंट का रन, डीबी, पर इस एलिमेंट का टोटल मैग्नेटिक फील्ड में कंपोनेंट कितना ऐड होगा, डीबी कोस थीटा, इसका भी डीबी कोस थीटा, यानी सभी के डीबी कोस थीटा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है हर एलिमेंट। तो भाई आपके पास जो बी नेट होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कोस थीटा, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कोस थीटा, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कोस थीटा। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। अब dB cos थीटा का इंटीग्रेशन नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना। अच्छा dB की वैल्यू लिखूं तो यहाँ पे dB की वैल्यू लिखूं। अच्छा स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड ये तो कैंसिल हो गया ना आपका, इधर लिख देता हूँ साइड में dB sin थीटा। अच्छा कितना बायसॉर्ट्स रूल लगाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, ये छोटा सा एलिमेंट dl लेंथ है ना, I dl sin थीटा। sin थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा होता है करंट। जैसे ये एलिमेंट था तो करंट की डायरेक्शन में और जो ये r डिस्टेंस है यानी कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल है ना। अब देखो यहाँ पे करंट किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना, ये ऐसे रखा हुआ है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये तो होगी करंट की डायरेक्शन। और दूसरी इस एलिमेंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन वो तो ये वाली होगी इन दोनों बीच में। तो देखो ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई और ये लाइन ये होगी टेढ़ी, है ना। ऐसे अगर आप गौर से देखो तो देखो ये एंगल 90 डिग्री है, अगर आप इधर से देखोगे तो 90 डिग्री एंगल है ना। वो जैसे हम लोग, जैसे मैं ये है चौक, इसको मैं इधर एक मान लीजिए यहाँ एक और चौक रख दूँ तो आपके पास ये 90 डिग्री पे। अब देखो इसको मैं ऐसे कर दूँ 90 डिग्री पे, अगर मैं इसको यूँ घुमाऊंगा तब भी ये एंगल थोड़ी चेंज कर रहा हूँ मैं, ये उंगली को थोड़ी घुमा रहा हूँ, ये ऐसे है, एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में जो थीटा आता था उस थीटा की वैल्यू कितनी है फिलहाल 90 डिग्री, उसको इस थीटा से कोई लेना देना नहीं है भाई, है ना। अच्छा जी, अपॉन r स्क्वायर, r क्या होता था, एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस। अब एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस तो ये है और ये मेरे हिसाब से रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये आर है ये एक्स है तो इतना होगा, तो नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये तो क्या हो गया डीबी, तो डीबी कोस थीटा लिखोगे तो डीबी की वैल्यू देखो इंटीग्रेशन डीबी की वैल्यू देखो म्यू नॉट आई डीएल, म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 तो 1 हो गया अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो डीबी हो गया इंटू कोस थीटा। अब ये थीटा कौन सा है, ये वाला एंगल है। अच्छा ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या 90 माइनस थीटा हुआ, यस सर। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये आपका हाइप होगा, तो जो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो होगी बेस अपॉन बी बाई एच होती है ना, बेस ये वाला आपका और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी ये आप वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं, आप बना लेना। ठीक है तो भाई बी नेट जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई डीएल कोस थीटा की वैल्यू रख दो भाई आर अपॉन रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया म्यू नॉट आई डीएल कोस थीटा की वैल्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, क्या म्यू नॉट चेंज होगा, नहीं सर। 4 पाई नहीं, क्या सभी एलिमेंट्स में करंट सेम है, एक ही तो लूप है, सब में करंट तो सेम जाएगा, आई सेम है। क्या आर चेंज होने वाली है रेडियस, नहीं सर।
क्या नीचे नीचे कितना हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हुआ नीचे, ये दोनों मिलके ना। अच्छा क्या आर चेंज होगा? नहीं सर। क्या एक्स चेंज होगा? नहीं सर। यहाँ एक्स तो सेंटर से डिस्टेंस है, एलिमेंट आप कहीं पे लो, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस तो चेंज होने वाली नहीं है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। बचा अंदर क्या? अच्छा डीएल क्या था? इस सर्कुलर लूप का एक एलिमेंट था। अच्छा अभी सारे डीएल 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 इस पूरे लूप को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में आपने डिवाइड किया था, और ये सारे डीएल 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 जोड़ दोगे तो ये क्या कंप्लीट लूप की लेंथ हो जाएगी। इसका डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल, यानी पूरे लूप की लेंथ, और पूरे लूप की लेंथ कितनी होगी 2πr। तो भाई लिखो इसको, इसको लिखा अपन ने म्यू नॉट आई आर अपॉन 4πr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और यहां पे लिख दिया भाई 2πr। देखते जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, पूछा जाता है। जैसा मैं करवा रहा हूं आप एज की जैसे कैसे याद रखेंगे इसको। चलो भाई इसको कैंसिल कर देते हैं भाई, ये तो 2 टाइम्स हो गया। फाइनल जो आपके पास रिजल्ट बचा वो बचा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? ऑन द एक्सिस, है ना, जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चलो भाई अब वापस अपने डायग्राम पे जाते हैं। ये आपका सर्कुलर लूप था जिसकी रेडियस कितनी थी r, और सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड वो आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आएगी, या तो इधर या इधर। अब कौन सी आएगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा ना, वो अभी बताऊंगा डायरेक्शन निकालने का, पर मैग्नीट्यूड इतना आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं, x को घटाता घटाता 0, तो आप कहां पे आ जाएंगे? सेंटर पे। तो आप कहां पे आ जाएंगे? सेंटर पे। तो अगर मैं कहूं बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, तो सेंटर पे निकालना है तो इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। x की वैल्यू 0 रख दिया आपने 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो नीचे कितना बचा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो ये देखो 3 पावर है तो 2 पावर कैंसिल होगी, नीचे एक r बचेगा, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वो समझ में आया? तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वो एनसाइड के पॉलीगन को जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया था तो सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो गया था, तब भी देख लो इतना ही रिजल्ट आ रहा था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सर्कुलर लूप के सेंटर पे है। यहाँ पे आप 0 रख दो, कितना हुआ r स्क्वायर, पावर कट जाएगी, इतना बच जाएगा। तो जो सर्कुलर लूप के सेंटर पे होता है मैग्नेटिक फील्ड वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मान लीजिए ऐसे n लूप मैं ऊपर नीचे रख दूं, n लूप, कितने लूप रख दूं? n लूप। तो देखो हर लूप इतना जनरेट करेगा, तो n लूप अगर हो जाए फॉर n लूप्स, और लूप की वैल्यू n हो जाए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है BC वो कितना हो जाएगा n टाइम। तो सभी लूप कितना जनरेट करेंगे? ये हो गया सेंटर पे अगर n लूप हो तो। चलिए और देखिए, n लूप, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की अब डायरेक्शन कैसे निकालें? जैसे डायरेक्शन निकालने के लिए अभी जो अपने वो क्या था डेरिवेशन, उसमें अपन ने करंट ऐसे माना था ना, इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं इधर से देखूं, क्योंकि लूप तो ऐसे रखा हुआ है ना, तो अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इस पे जो आया था वो किस डायरेक्शन में आया था? इस डायरेक्शन में आया था, जो अपन ने ये वाला करंट वाला सारे डीबी को से इधर आ रहे थे ना। अच्छा अब इसको निकालने का तरीका वो सिंपल सा तरीका कि करंट जो सर्कुलर लूप में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आप फिंगर फोल्ड कर लीजिए।
जैसे करंट किधर से आ रहा है, देखो इधर से यूं जा रहा है करंट, तो आप फिंगर इसी डायरेक्शन में फोल्ड कीजिए। ध्यान ये लूप ऐसे है ना, तो देखो ऐसे फोल्ड की, तो क्या थंब इधर आया, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन। तो बी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, लूप में। देख मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन किधर होगी, वो करंट की डायरेक्शन में फिंगर फोल्ड कर लीजिए, थंब जिधर भी आएगा अलोंग दैट एक्सिस वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, अगर आप करंट ऐसा लेते ऐसा ऐसा, तो आप फिंगर देखो इधर से करंट देखो इस साइड से यूं जाता करंट और यूं, तो थंब किधर आया, इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में आया देखो ऐसे, अच्छा इस डायरेक्शन में आया कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाती है वही ऐसे, जिस डायरेक्शन में थंब आ रहा है अगर इधर आ रहा है थंब तो इस डायरेक्शन में, और अगर करंट भी फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अच्छा ये डायरेक्शन आपकी जो आप निकाल रहे हो थंब रूल से, जिधर थंब आएगा फिंगर फोल्ड करने के बाद उधर ही आपका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलिए सिंपल सिंपल सा मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कहूं आपसे कि ये कोई लूप है, यहां से मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, ये इसके एक्सिस है, ठीक है। देखो जिस लाइन को जैसे मैंने यहां से यहां तक लाइन बनाई, इसके बाद नहीं बनाई, इस लाइन के ऊपर से लाइन क्रॉस हो रही है, इसका मतलब ये जो ये वाली लाइन है ना ये दबी हुई है, ये अंदर की तरफ है, और ये वाली लाइन किधर है, बाहर की तरफ है ना। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो इधर फोल्ड करोगे तो इधर ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अगर आप इधर से इस साइड से देखो तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है भाई आपका, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो आप फिंगर को फोल्ड करोगे तो डायरेक्शन यही रहेगी, है ना। ये पूरे एक्सिस के लिए रहती है, उसमें ऐसा कोई नहीं कि सर इस साइड में डायरेक्शन इधर है तो इस साइड में, जैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, जैसे वायर था इसमें पॉजिटिव चार्ज रखते थे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था, है ना। इसमें ऐसा नहीं है ना, आप हम एक बार फोल्ड कर लीजिए, ये पूरे एक्सिस के ऊपर क्या बताएगा बेटा, आपको डायरेक्शन बताएगा। चलो अब मैंने आपका ग्राफ बनाया बी बी और एक्स में, एक्स है सेंटर से डिस्टेंस, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यस सर करता है ना। कैसे डिपेंड करता है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सर ऐसे डिपेंड करता है। क्या एक्स चेंज करोगे यानी सेंटर से डिस्टेंस चेंज होगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यस सर। अच्छा एक्स को बढ़ाओगे, देखो ऊपर तो एक्स कहीं आ नहीं रहा, यहाँ पे अगर आप एक्स को बढ़ाते हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड घटने वाला है, यस सर। एक्स बढ़ाओगे तो नीचे वाली टर्म बढ़ेगी तो बी घटेगा, पहली बात तो एक्स बढ़ेगा तो बी घटेगा। अच्छा अगर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए तो देखो नीचे वाली टर्म कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होगी तो बी टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो सबसे पहले देखो एक चीज, तो एक्स के बढ़ने पर बी घटेगा, एक्स अगर बढ़ा तो, और एक्स अगर घटा तो बी बढ़ेगा। x को घटाते घटाते आप मिनिमम कितना कर सकते हो, 0। जो ये x दूरी है इसको घटाते घटाते सेंटर पे आ जाओ आप 0, तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, तो जो b की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट i अपॉन 2r सेंटर पे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखो जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट i अपॉन 2r, ये मैक्सिमम है। इसके बाद वैल्यू लगातार घटना चालू होगी और जब ये इनफाइनाइट तक पहुंचेगा, मैंने इसके पैरेलल करके छोड़ दिया है, यानी ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, यानी जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तब मैग्नेटिक फील्ड 0। सेम इस डायरेक्शन में भाई सेम ही बात है। ये एग्जैक्ट सिमिलर है ना, आप थोड़ा स्लोप वगैरह देख लेना, जो भी है दोनों मतलब एग्जैक्ट एक जैसे हैं, इधर वाला इधर वाला। समझ में, ये हो गया आपका bx ग्राफ, क्या हो गया bx ग्राफ। चलो जी और छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए अच्छा अब मैं सिंपल सिंपल सवाल पूछता हूँ,
कि ये एक लूप है, इसमें करंट चल रहा है भाई ऐसा, ये करंट कैसा है भाई, ये करंट है क्लॉकवाइज, कैसा है क्लॉकवाइज। मैंने कहा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर करंट है इधर पढ़ लो, हम किधर गया अंदर, तो डायरेक्शन होगी क्रॉस। भाई ये लूप है, ये देखो डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन फिंगर इधर फोल्ड करो करंट की डायरेक्शन में, थंब बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। क्या डायरेक्शन निकाल पा रहे हैं। अच्छा एक चीज आप और गौर से देखना, ये पूरे एक्सिस पे है, ये डायरेक्शन नीचे है पूरे एक्सिस पे, इस साइड में भी और पिछली साइड में भी है ना, दोनों साइड में। अच्छा एक बार चीज आप देखो कि अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि इस जैसे ये चौक है, मैं कहूँ कि इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, कैसे घूमेगा ऐसे, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ऐसे, ये क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा ऐसे। अच्छा अब अगर ये आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो जो इस साइड में जो आदमी बैठा होगा उसको ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। आप करके देख लेना, जैसे देखो मैं फिंगर को, मैं मेरी तरफ से देखो, मैं इस तरफ हूँ, आप उस साइड में, आप उधर से देख रहे हो ना, तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, मुझे हैंड क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा, है ना। आप चेक करके देखना, ठीक है। अच्छा या आप घर पे करके देख लेना। तो एक चीज जो क्लॉकवाइज इधर से कोई चीज घूम रही है तो इधर से क्लॉकवाइज दिख रही है, तो उधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, वो अलग बात है, पर उससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा पर अगर मैं आपको बोलूं कि एक कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई क्लॉकवाइज आप इधर बनाएंगे भाई क्लॉकवाइज करंट, क्योंकि आप इधर से देखोगे तो मैं जैसे ये कॉइल बना दी, मैं कह दूंगा इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दो, तो इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज ऐसे है, उधर से देखोगे क्लॉकवाइज तो ये उल्टी डायरेक्शन में आएगा। तो कभी मैं बोलूंगा कि इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, वो आपको ये भी बताएगा कि किधर से देखने पर क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि ये एक कॉइल है, ये इसका जो बोर्ड के अंदर पार्ट है ऐसे, ये ऐसे कॉइल है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन का मतलब ये अंदर वाला पार्ट, और ये सॉलिड लाइन का मतलब ये बाहर वाला पार्ट है ना, ये ऐसे। मैं कहूँ इस में क्लॉकवाइज करंट है इधर से देखने पर, तो आप इधर खड़े होकर देखेंगे, इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज कैसा होगा आपका ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करंट होगा। तो जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देगा तब आपको ये बताएगा कि आपको ये बताया जाएगा कि आपने किधर से देखने पर क्लॉकवाइज नजर आ रहा है ना। तो छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, आपको ये चीज में क्लियरिटी आएगी, है ना। जैसे कि भाई मैंने आपसे बोला सिंपल सा कि मैंने कहा एक कॉइल ऐसे है, इसकी रेडियस r है, ठीक है। अच्छा इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, चलो डायरेक्शन, तो इसमें सॉलिड लाइन गई है, इसका मतलब ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है ना, इसमें मैं मान लेता हूं कि ऐसे है करंट, ऐसे, यानी इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर से देखने पर, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा एक कॉइल ऐसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। इसको अगर आप टॉप से देखो, ऊपर से देखो, तो करंट आपको क्लॉकवाइज नजर आता है। ऊपर से यूं देखूं मैं ऊपर से इस कॉइल को, तो क्लॉकवाइज, आपके लिए क्लॉकवाइज क्या होगा ऐसे, यानी करंट ऐसे फ्लो होगा, यानी ऐसे, है ना क्लॉकवाइज, आप ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। अच्छा मैंने कहा ये इसकी एक्सिस होगी, इन दोनों की एक्सिस कट कर रही है। अच्छा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन डेवलप करेगा, एक तो ये और एक ये, दोनों डेवलप करेंगे क्या, यस सर। मान लीजिए इसने डेवलप किया। अच्छा एक चीज और फिक्स है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, मान लो ये 1 कॉइल है, ये 2 कॉइल है, ठीक है। जो 1 डेवलप करेगी B1 की डायरेक्शन या तो इधर आएगी या इधर, वो तो अभी करंट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, और इसके कारण में जो डायरेक्शन आएगी या तो इधर आएगी या इधर। अब किधर भी आएगा एंगल तो हमेशा क्या रहेगा भाई 90 डिग्री रहेगा। तो यानी जो B1 है, मान लीजिए इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया B1 और इसने जनरेट किया B2, तो B1 और B2 दोनों परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। तो B नेट, तो जो B नेट वे दोनों की एक्सिस ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब एक्सिस के अलोंग होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है इतना,
ठीक है, चलिए छोड़िए, अब हम वापस से देखते हैं। देखो अपन डायरेक्शन निकालते हैं, फिलहाल डायरेक्शन है क्या, तो फिंगर फोल्ड करो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई ऐसे, यानी B1 तो इधर आएगा भाई, B1। अच्छा B2 भाई ऊपर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज यानी ऐसे, तो यूं घुमाओगे क्लॉकवाइज तो किधर आया भाई करंट, नीचे की तरफ, यानी मैं थंब आया नीचे की तरफ, तो B2 की वैल्यू होगी भाई ये, वो ऊपर भी आ सकती थी, कोई खास बात नहीं ना। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम बनाओ, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये होगा B नेट, और B नेट की वैल्यू रूट का B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्या तुम इस स्क्वायर का अलग से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो? यस सर, फॉर्मूला भी लिखा है तभी। क्या इसके कारण अलग से लिख सकते हो? यस सर, फॉर्मूला तो इसका भी लिखवाया है ना। अच्छा अब देखो करते हैं, इसकी जो रेडियस है r, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है √3r। कितनी है? √3r। ठीक है, इस वाले की जो रेडियस है वो है √3r, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से ये वाली, ये दे रखी है r। बोल बात समझ में? अच्छा दोनों में करंट है I, दोनों में करंट है I। चलो भाई अब नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो चलो लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले सर V1 की वैल्यू लिखते हैं। चलो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं। देखो B कितना होता था, μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 पावर, है ना। ये फॉर्मूला आपको थोड़ी देर में अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको रट जाएगा ना, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा जी अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप लिख चुके, अब मैग्नीट्यूड लिखना चालू करो। तो B1 की वैल्यू, ये पॉइंट इसके एक्सिस पे है, हाँ? सेंटर पे होता तो सीधा, सेंटर पे तो सीधा ही फॉर्मूला लग जाता है, BC इक्वल टू μ0 I/2r, सेंटर पे सीधा ही लग जाता है, पर ये तो इसके एक्सिस पे है ना। अच्छा चलो लिखना चालू करो फॉर्मूले से। μ0 करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है I, रेडियस कितनी दे रखी है r स्क्वायर, कितनी दे रखी है r, तो r का स्क्वायर अपॉन 2, रेडियस कितनी r स्क्वायर प्लस x, x होती है सेंटर से पॉइंट डिस्टेंस जो आपकी √3r है, ये x की वैल्यू दे रखी है भैया आपको, तो ये आ जाएगा √3r का स्क्वायर की पावर 3/2। बुलाया? चलो सोल्व करते हैं। B1 की वैल्यू μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2, तो r स्क्वायर ये आएगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर, तो ये होगा 3r स्क्वायर और ये होगा r स्क्वायर, तो कितने हो गए 4r स्क्वायर हो गए। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर की पावर 3/2। देखो 4r स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो 2r का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ऐसा लिखने से ये आपकी पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2, और देखो ये 2r का क्यूब बचा, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और r का क्यूब ये हो गया r क्यूब। तो भाई ये एक दो पावर तो कैंसिल हो गई, यानी कुल B1 की जो वैल्यू आई वो आई μ0 I अपॉन 16r। भाई ये मैं लिख के रख लेता हूँ अलग से, बोलो सही है। अब अपन क्या निकालते हैं B2, क्या निकालते हैं B2। देखते जाना कोई कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक ना हो जाए। अब निकालते हैं भाई B2 पहले देखो, B2 मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ पता ही है, B2 की वैल्यू वापस फॉर्मूला μ0 I, करंट पाई है इसमें, μ0 I r स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है √3r, तो √3r का स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी है √3r प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस कितनी दे रखी है r, तो प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। सोल्व कर लीजिए, आ गया μ0 I, और ये कितना हो गया भाई 3r स्क्वायर अपॉन, तो ये जो नीचे वाली टर्म है ना, ये तो वही पिछली वाली टर्म है, हाँ। तो अभी उसको आपने सोल्व किया था, देखो ये 3r स्क्वायर, ये r स्क्वायर 4r स्क्वायर हुआ था, 4r स्क्वायर को आपने 2r का होल स्क्वायर लिख लिया था, फिर ये कट गया था, फिर ये 8r क्यूब बना था, ये 16r क्यूब, तो भाई ये तो उतना ही आ रहा है। ये मैंने पिछला जो B1 निकाला था ना, उसके अंदर ये नीचे देखना ये स्टेप नहीं थी, वो 16r क्यूब आया था, तो ये r स्क्वायर से भाई r स्क्वायर कट गया, यानी जो B2 की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3 μ0 I अपॉन 16r बनाएगी।
यस सर। अब देखो, अब आप बस नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा। अब नेट लिख लो। अब नेट लिखने के कई तरीके, या तो आप ऐसे लिख लो, B2 को लिख लो 3 टाइम्स ऑफ B1, B1 का 3 टाइम्स आ रहा है, यस सर। अब क्या रख दो B2 की वैल्यू, तो B नेट इज इक्वल टू रूट का B1 स्क्वायर प्लस 3B1 का स्क्वायर। समझ में? B1 तो है, B2 की वैल्यू रख दी 3B1 और B2 का भी स्क्वायर है 3B1 का स्क्वायर। तो ये कितने हो गए देखो, 9B1 स्क्वायर ये और 1B1 स्क्वायर, 10B1 स्क्वायर हो गए, 10B1 का स्क्वायर का रूट। तो आंसर आ जाएगा रूट 10 और B1 स्क्वायर है तो इसका कितना आ गया B1। तो आंसर आएगा रूट 10 और B1 की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 16R। ऐसा करने में तकलीफ है तो दोनों वैल्यू पूरी पूरी उठा के इधर रख दो, तब सोल्व कर लो, तब इतना है इधर ही आएगा। बोल सही है। अच्छा, डायरेक्शन पूछे तो कोई मान लीजिए थीटा एंगल है, तो जब ये B2 है तो ये B2, तो tan ऑफ थीटा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा भाई, tan कैलकुलेट होगा तो B2 अपॉन B1, B2 अपॉन B1। अच्छा, B2 की वैल्यू कितनी है 3B1 है, तो क्या ये रेशियो 3 आ जाएगा, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स 3। चेक करना ठीक है ना। चलेगी और देखिए, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, दो कॉइल जिनकी एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक, देखो मैंने इनमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे आपको, क्या नहीं दिए थे अगर मैं नहीं बोलूं नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 1 लेके चल रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स देता तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो B1 लिखा है वो N1B1 होता, उसके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होता, और B2 कितना होता N2B2। अगर ना दूं नंबर ऑफ टर्न तो N1 N2 कितना लेके चलेंगे आप 1, N लूप के लिए लिखा है ना, अगर लूप N होते तो ये मैग्नेटिक फील्ड N से और मल्टीप्लाई होते ना। जैसे मैंने कहा कि भाई दो कॉइल रखी हैं, ये R ये R और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी R, और मैंने कहा एक आदमी इनके मिड पॉइंट पे खड़ा है, किधर खड़ा है मिड पॉइंट पे। उसने इस कॉइल को देखा इधर से मिड पॉइंट पे खड़े होके, तो उसको करंट नजर आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर नजर आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज यानी ऐसे ऐसे नजर आया, इधर खड़े होकर उसने देखा तो क्लॉकवाइज। ठीक है, उसने कहा कि उसने जब इस कॉइल को देखा, इस वाली को, तब भी उसको करंट क्लॉकवाइज ही नजर आया। उसने कहा एक आदमी, दो कॉइल है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, दोनों में करंट भी सेम है ना। इसमें भी आई करंट है, इसमें भी आई करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लेता हूँ, दोनों की रेडियस भी सेम है ना। उसने कहा कि दो कॉइल, दो आइडेंटिकल कॉइल्स जिनकी एक्सिस कोइंसाइड करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं ना, दोनों की एक्सिस कॉमन है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r। कितना है, दो कॉइल है जिनकी एक्सिस कोइंसाइड कर रही है और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r। तो उन दोनों कॉइल्स के मिड पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है जिसने पहले फर्स्ट कॉइल को देखा तो उसको करंट क्लॉकवाइज नजर आया, फिर उसने पलट के दूसरी कॉइल को देखा तब भी उसको करंट कैसा नजर आया, क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन में देखा है, वो कुछ भी दे सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब इधर खड़े होकर देखो क्लॉकवाइज कैसा होगा, घड़ी चलेगी तो मैंने बताया ना, देखने से फर्क पड़ता है। मैंने कहा इधर से ये ऑब्जर्वर जब इधर देखेगा तो क्लॉकवाइज है ना। अच्छा अब देखिए इधर मुंह करके क्लॉकवाइज कैसा, ऐसा क्लॉकवाइज जैसा होगा ना, इधर से देखेंगे अपन तो घड़ी ऐसे चलती है ऐसे, तो करंट होगा इसमें ऐसे यानी ऐसे। अब इसमें हो रहा कि जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, भाई एक तो चीज है, इसके कारण मान लो B1 होगा और इसके कारण मान लो B2 होगा। अब B1 और B2 आएंगे इस एक्सिस के अलोंग ही, भाई या तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ सकते हैं या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ सकते हैं, बस ये तो हो सकता है। तो रिजल्टेंट तो या तो होगा B1 प्लस B2 या होगा B1 माइनस B2। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। और कमाल की बात ये कि B1 बराबर B2 है, क्योंकि दोनों कॉइल आइडेंटिकल है और ये दोनों से डिस्टेंस भी बराबर है,
ये डिस्टेंस भी r/2 है, ये डिस्टेंस भी r/2 है ना। चलो r/2 का हट जाएगा, इसको आप मान लो जो 2r, तो यहाँ से तक की डिस्टेंस r हो जाएगी और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने कहा b1 बराबर b2 है, तो या तो रिजल्ट 2 भी आएगा या रिजल्ट 0 आएगा, ये तो फिक्स है, आएगा तो इन दोनों में से। अब कितना आएगा चलो अपन देखते हैं। अब भाई इधर से देखा तो कैसा था, क्लॉकवाइज, तो आप सबसे पहले क्लॉकवाइज फिंगर फोल्ड कर लीजिए, क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी ऐसे लेगी ना ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में फिंगर फोल्ड कर लीजिए। देखो 12 से 3 की तरफ ऐसे फोल्ड कीजिए, थंब किधर आया, इधर। यानी जो ये वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी वो तो भाई इधर करेगी। अच्छा, वो वाली कॉइल उसमें करंट आप क्लॉकवाइज, अब इधर से खड़े होकर देख रहे हैं कॉइल इधर है तो क्लॉकवाइज ऐसे, तो डायरेक्शन ये हो गया भाई B2। क्या अपोजिट आ रहे हैं, तो बी नेट हो गया B1 माइनस B2, और क्योंकि सिमिलरिटी से आप बोल सकते हो कि B1 बराबर B2 है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। कितना हो गया, 0। चलो अब इसको थोड़ा सा और करते हैं। मैंने इधर से देखा तो इस कॉइल में क्लॉकवाइज था, और इसने इधर ही खड़े खड़े जो पलट के देखा तो इस कॉइल में मान लो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मान लो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक। अब तो देखो इसका तो आपने वही क्लॉकवाइज माना है तो B1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब B2 में देखो, अब इधर खड़े होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर फोल्ड करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं ऐसे, तो वही इधर आता है। तो क्या B1 और B2 सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, यस सर। तो जो B नेट होगा इस सेकंड वाले केस में वो होगा B1 प्लस B2, यानी 2B1, क्योंकि B1 बराबर B2 तो अब भी है, आइडेंटिकल तो अब भी है, कॉइल्स दोनों डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, आप किसी भी कॉइल का एक मैग्नेटिक फील्ड लिख लो भाई, ये कितना हो गया 2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I r² अपॉन 2 r² प्लस x²। भाई यहाँ तो x की वैल्यू भी आ रही है, ये 2r है, ये मिड पॉइंट है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हुई भाई, r हुई ना, तो r² की पावर 3/2। ठीक है, सॉल्व कर लो भाई, ये 2 तो 2 को खाई जाएगा, आपका बचेगा म्यू नॉट I r² अपॉन 2r² की पावर 3/2। ठीक है, तो पहले हाफ पावर लगा दीजिए, हाफ पावर लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा √2। अब इसका क्यूब कर दीजिए तो कितना आ गया, म्यू नॉट I r² अपॉन √2 का क्यूब r³। तो ये r² ये कैंसिल, तो आपके पास बचा ये बराबर है, और √2 का क्यूब करोगे तो स्क्वायर करोगे तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, स्क्वायर का तो 2 आ गया और एक √2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई इन दोनों कॉइल के सेंटर के ऊपर। बोल बात समझ भाई, चलिए और देखिए चलिए अब सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये किसके लिए है, सर्कुलर कॉइल के लिए। ठीक है, अच्छा BC ये सर्कुलर आर्क के लिए, सर्कुलर आर्क के लिए। तो सर्कुलर आर्क यानी पूरा सर्किल ना हो, अगर मान लो इतना सा हो, मैं कहूँ सेंटर में बताओ, ये ऐसा जो सेंटर में थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ऐसे है सर्किल पर सर्कुलर आर्क है, पूरा सर्किल लीजिए, पूरा नहीं है ना, ऐसे सर्कुलर अगर आर्क हो, इतना पार्ट हो इसका जो सेंटर में थीटा एंगल बना रहा है, तो कितना होता है भाई म्यू नॉट I अपॉन 2r, तो पूरा सर्किल होने पे होता। अच्छा पूरा सर्किल होता तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई 2π। देखो आप सिंपल करो, देखो अगर सेंटर पे एंगल 2π होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I/2r। तो सेंटर पे अगर 1 यूनिट एंगल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/2π, 2π नीचे आ जाएगा ना, और अगर थीटा होगा तो इनटू थीटा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है θ/2π। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो θ/360। अगर थीटा डिग्री में रखोगे तो ऐसा लिख लो, और अगर थीटा रेडियन में रखोगे तो नीचे 2π लिख लो, वो आपको। अगर यहाँ पे रेडियन में रखा हुआ है तो ये 2π आएगा,
और ये थीटा डिग्री में लिखा हुआ है तो नीचे डिग्री में आ जाएगा। बोल बात समझ में? अच्छा जी, जैसे मैं कहूँ सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो आप सिंपल देख लो 360 में कंप्लीट सर्किल बनता, कितने में बनता? 360 में। तो देखो अगर ये कोई सर्कुलर कॉइल है तो ये 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है सेंटर पे, तो कॉइल का कितना पार्ट हो गया? 1/4 पार्ट हो गया। कितना हो गया? 1/4। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू लिखोगे 90, नीचे लिखोगे 360, तो कितना आ गया? 1/4, 1/4। यानी अगर कॉइल 1/4 पार्ट, जो सर्कुलर आर्क है वो पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/4। अगर हाफ पार्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ। अगर 1/3 पार्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/3। यानी ये जहाँ से 90 डिग्री एंगल है तो अपना आप यहाँ पे 90 रखोगे तो 1/4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 180 रखूँ तो 180 अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसका मतलब 180 का मतलब कितना हो गया? हाफ कॉइल होगी, तो यहाँ पे 180 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। और आएगा नहीं आएगा? तो यानी जितना सर्कुलर आर्क पूरे सर्किल का जितना पार्ट होता है उतने गुना मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है। जैसे देखो मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ तो छोटे से देखो, चलिए भैया बोलिए, ये स्ट्रेट वायर, ये सर्कुलर आर्क, ये स्ट्रेट वायर, ये सेंटर, करंट ऐसे फ्लो हुआ आई आई आई, देखना बताओ आई आई आई, ठीक है। अब मैं क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, ये रेडियस आ रहा है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा? सर्कुलर आर्क और ये स्ट्रेट वायर नहीं। पर बाई चांस ऐसा हो रहा है कि जो ये स्ट्रेट वायर आ रहे हैं ये सेंटर से ही पास हो रहे हैं, और स्ट्रेट वायर में आपको मैंने बताया था अगर जो पॉइंट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो स्ट्रेट वायर की लाइन पे ही हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। यहाँ पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कितने एलिमेंट है? एक तो वायर का ये पीस, एक वायर का ये पीस और एक सर्कुलर आर्क। तो भाई इन दोनों के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो इनकी तो टेंशन छोड़ दो आप, है ना। अच्छा जी, बाकी जब ये सेंटर से पास नहीं होगा तब ये भी काम में आएंगे ना। अच्छा अब बची सर्कुलर आर्क। अब सर्कुलर आर्क कितनी तरह की? हाफ, ये डायमीटर हो गया ना, हाफ दे रखे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। पूरे कॉइल करंट कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r। ये तो क्या हो गया? पूरे करंट, और ये हाफ है तो हाफ आई हाफ इनटू हाफ, या आप उसको रख लो थीटा बाई 360 रखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180, तो 180 बाई 360 करोगे तो 1/2 आ जाएगा ना। ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर यही ऐसा होता आई करंट, ये वही आर्क होती आई करंट, मैं कहता सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये वही आर्क। चलो ये तो आगे मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं इसको सिंपल सा लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। डायरेक्शन और देखते हैं एक बार, भाई करंट किधर फ्लो हो रहा है? इधर। इन दोनों करंट तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर है तो डायरेक्शन इधर, करंट इधर है डायरेक्शन इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब मैंने कहा कि ये ऐसा है, अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो, तो आपने क्या करके देखो, इसके कारण 0, इसके कारण 0, सर्कुलर आर्क के कारण आधा सर्किल है तो जो BC की वैल्यू अब होगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अच्छा इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट क्या नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है ऐसे, तो थंब किधर आया? बाहर। सर जी ऐसे, इसकी डायरेक्शन आई बाहर। बोल सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों बराबर ही जनरेट हो रहे हैं, पर इसकी डायरेक्शन अंदर आ रही है, इसकी डायरेक्शन आ रही है बाहर। तो अगर मैं इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख दूं, इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख दूं, तो देखो ये पार्ट टोटल ऊपर वाला इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, नीचे वाला इतना करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर जनरेट होगा पर डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा? और वो पूरा सिस्टम कैसा बन जाएगा? पूरा सिस्टम ऐसा बन जाएगा, अगर मैं ये आप याद रखना दोनों बराबर इक्वल अपोजिट है, अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के इसके ऊपर यूं का यूं रख दूं तो यहाँ पे देखो ये और ये वायर ओवरलैप हुए और करंट की वैल्यू होगी भाई 2i, आई इसका है ना। अच्छा ये वाला सर्कुलर आर्क क्यों आ जाएगा नीचे, करंट की वैल्यू i और यहाँ पे करंट की वैल्यू 2i, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और ये अभी अपन ने किया है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना। आप एक कंसेप्ट बना लीजिए, जब भी क्लोज लूप हो, कैसा भी शेप कुछ भी हो, ये जैसे क्लोज लूप है, ये सेंटर है, इसको मैं 2 पॉइंट से जोड़ूं ऐसे, अब मैं इधर से करंट सप्लाई करूं I,
तो इसमें से कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा ना। तो किसी लूप को अगर 2 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाए और ये वापस करंट आई, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा। देखो अभी तो मैंने ये स्ट्रेट वायर जो है ना, ये वाली स्ट्रेट वायर, ये सेंटर से पास होनी चाहिए। लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होता रहा हूं मैं, वायर के कारण 0 नहीं था। वायर का इन वायर के कारण तो 0 तब होगा जब इन वायर की जो डायरेक्शन है, इन वायर सेंटर से पास हो रहे होंगे, है ना। यानी सेंटर लाइन ऑफ वायर के ऊपर लाई करेगा, तब इन वायर कारण भी 0 हो जाएगा। बाकी लूप के कारण 0 होगा, चाहे कितना भी एंगल हो। यहाँ पे इज द इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बी हमेशा क्या रहता है क्लोज लूप के लिए 0, ऐसे नहीं सही। ये कॉइल है, आई करंट चल रहा है, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं 0 से, क्लोज लूप है। तो इसके अंदर ही करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसको मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ूं 2 से, अगर मैं ऐसा जोड़ूं इसको इधर से इसको, यानी करंट बाहर, वो तो आई इसके अंदर ही घूम रहा हो। देखो जब सिंपल कॉइल होती है तो आई पूरे में ऐसे घूमता है, ऐसे चलता चलता है, ऐसे, है ना। पर अगर आप इसको 2 एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर से जब सप्लाई दोगे तो करंट ऐसा है, तो ऊपर वाले में करंट ऐसे है, तो नीचे वाले में करंट उल्टा चलता है। देखो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है 0। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर मैं आपसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बताता हूँ। देखो सिंपल सिंपल से देखना आप लोग, मैंने आपको बोला, चलिए जी सेंटर और ये जो वायर है ये अलोंग सेंटर से पास हो रहे हैं, डॉट डॉट लाइन है, यानी वायर की यहाँ से और फिर ये यहाँ से, डॉट डॉट लाइन का मतलब ये दोनों वायर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना। मैंने कहा भाई आई करंट फ्लो करा दिया, तो भाई कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर, तो ऊपर वाले कारण मैग्नेटिक फील्ड करंट किधर जा रहा है, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, और नीचे वाले में करंट किधर जा रहा है, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। नेट मैग्नेटिक फील्ड DC बराबर 0। इसके कारण तो होगा नहीं, इसके कारण होगा नहीं, बाकी इन दोनों का कारण कितना हो गया भाई 0। क्लोज लूप है तो, है ना। अगर मैं इसके लिए ऐसा पूछता आपसे, ये लो मैं और बना देता हूँ इसको ऐसा, मान लो मैं इधर से कनेक्ट करता और इधर से, और ये बॉडी डायगोनल अप्लाई करता हूं, कहते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ 0। भाई ये पूरा क्लोज लूप बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पे 0, इसके कारण 0, इसके कारण 0, सेंटर पे ये भी आपका 0। चलिए जी और देखिए, जनरल पूछा जाने वाला सवाल इसमें, तो ऐसा 1 नंबर में पूछेगा भाई आपसे, ये सर्कुलर कॉइल देगा, ये इसका सेंटर है, इससे एक वायर कनेक्ट करेगा यहाँ से, एक वायर कनेक्ट करेगा यहाँ से, ये एंगल 90 डिग्री, इसको जोड़ देगा मान लो बैटरी से, ठीक है, इसको किससे जोड़ देगा, बैटरी से। अब क्या है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता हूँ, तो इस वायर का कारण 0, इस वायर का कारण 0, और ये क्या क्लोज लूप, यहाँ से मान लो आई करंट चला तो कुछ इधर कुछ इधर, तो क्या इस क्लोज लूप के कारण भी भाई 0, तो भाई नेट कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा 0। अभी मैं प्रूव भी करा दूंगा कि 0 रहता है किसी भी एंगल के लिए, उसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है। पर फिलहाल आप ये समझिए कि आपको लूप दिखा क्लोज, और ये जिन दो स्ट्रेट वायर से कनेक्ट है, ये दोनों अगर सेंटर से पास हो गए, देन इन दोनों कारण तो 0 ही, और लूप के कारण तो सेंटर पे 0। काफी बार पूछा जाता है ये वाला सवाल, है ना। डायग्राम बना के ये 90 डिग्री में, ये दोनों कई बार नहीं बनाता क्योंकि ऐसे मान लेते हैं जैसे लॉन्ग वायर है ना, क्योंकि अपन इस वायर और इस वायर का तो इफेक्ट लिया ही नहीं, लॉन्ग वायर है ना। अच्छा जी, तो देखो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा भाई आपका 0 आएगा क्लोज लूप का, है ना। चलो इसके आगे इसके ऊपर और कल क्लास में इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें अब मैग्नेटिक फील्ड अपन स्ट्रेट वायर के कारण सीख चुके हैं, सर्कुलर कॉइल के कारण सीख चुके हैं, एक्सिस पे सीख चुके हैं, सेंटर पे सीख चुके हैं, सर्कुलर आर्क के कारण सीख चुके हैं। अब वायर और सर्कुलर आर्क के कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।